सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली तुमने कितने मोल्स यूज़ किए हैं। जितने मोल्स यूज़ किए होंगे उसके मुताबिक बड़ी आसानी से ये वैल्यू आ जाएगी। असल में अब आपको पता क्या चलना है कि ये जो हीट आई है 3 किलो जाउल, ये कितने मोल्स के लिए आई है। फिर बाद में आप पर मोल के लिए उसको बासानी कैलकुलेट कर लोगे। बताऊं क्या करना है अब आपने एक छोटी सी रेशियो लगानी है। क्या रेशियो लगानी है? आपने रेशियो लगानी है ये कि यहां पे आप लोग लिखोगे मोल्स, यहां पे आप लिखोगे वॉल्यूम। 0.5 मोल बनते हैं जब आप 1000 डेसीमीटर क्यूब यूज करते हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हो, जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। यानी कि 0.5 मोल तब है जब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में यहां पे लिख देता हूं और यहां से सेंटीमीटर क्यूब में इरेज कर देता हूं, ताकि आपको पता चले कि आपने पहले से ही ऊपर वॉल्यूम को किस में लिया हुआ जी, सेंटीमीटर क्यूब में। बड़ा आसान, एक दफा समझा दूंगा, फिर आगे करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो 0.5 मोल यूज हुए। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जस्ट 50 सेंटीमीटर क्यूब यूज हुआ है, तो फिर बताओ x यानी कि कितने मोल्स आए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऑफ कोर्स अब मुझे चाहिए कि मैं एक नई स्लाइड यहाँ पे ऐड कर दूं ताकि तुम लोगों को समझाने में मुझे कोई डिफिकल्टी ना हो। अब अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ पे इस वक्त दिख रहा है एक ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें ये पता चल रहा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करके 0.5 मोल यूज़ होते हैं, और अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करते हो उस जो है वो सोल्यूशन के, तो x कितने मोल्स होंगे। आइए ज़रा अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब आंसर तो शायद तुम लोगों ने बीटा लगा दिया हो, तो देखते हैं कि क्या वाकई ये आंसर आता है या नहीं आता। तो अब मैं आप लोगों के सामने देखो क्या करने लगा, x इंटू 1000 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 50, ठीक है। ये देखो यही वैल्यू जो आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, उसके मुताबिक यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 50 ओवर 1000। किसी को कोई शक नहीं। पॉइंट फिनिश, नीचे 10 लगा रहा हूँ, कैंसिलेशन कर रहा हूँ। ये आप लोगों के पास इधर की इधर के साथ कैंसिलेशन हो गई है, ओके। अब आपके पास आ रहा है 5 5 जार 25 ओवर 1000 कितना बनता है 0.025 मोल्स। तो असल में तुम लोग जब 50 सेंटीमीटर क्यूब यूज करोगे तो 50 सेंटीमीटर क्यूब यूज करने का मतलब है तुमने 0.5 मोलर के जस्ट कितने मोल्स यूज किए, 0.025 यूज किए। इसका मतलब है ये जो 3 किलो जाउल आई थी ये कितने मोल्स के लिए थी, 0.025 मोल्स के लिए थी। अब आपको चाहिए 1 मोल के लिए। आप कहेंगे सर चीखें निकलवा दी हमारी। बेटा कोई जरूरत नहीं चीखें मारने की, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप लोग चीखें नहीं धाड़े मारोगे, ठीक है। धाड़े मार मार के रोगे नहीं, वो शेर वाली धार मारोगे। मैनू आ गया क्वेश्चन, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो अब देखो यहाँ पे हीट और यहाँ पे मोल्स, मसला हल हो चुका है। 3 किलो जाउल है जब 0.025 मोल है, और आप लोगों को अब 1 मोल के लिए फाइंड आउट करनी है हीट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो x इंटू 0.025 इज इक्वल टू 3 किलो जाउल। मसला हल। 3 डिवाइडेड बाय 0.025 और ये किलो जाउल में आएगा ऑफ कोर्स आंसर। पॉइंट फिनिश करता हूं और ऊपर लगा देता हूं 1000। 25 हमारे पास अगर हो 4 तो बनता है 400, तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 4s, तो 40s 40 25s आर नाउ यू कैन सी कि ये बनते हैं 1000, और 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ज़्यादा नहीं तो 120 किलो जॉल बन ही रहा है। अब ये पर मोल के यूनिट में आ जाएगा। नेगेटिव साइन रिलीज को शो कर रहा होगा, दैट इज द स्टोरी। न्यूट्रलाइजेशन में हीट रिलीज होती है। तो ये 3 किलो जॉल था 0.025 मोल के लिए, और आपने 1 मोल के लिए फाइंड आउट करना है, तो उसको डेफिनेटली क्या ले आओगे, एक्स ले आओगे। दिस इज अ स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आप लोगों में से शायद किसी ने तुक्के मारे हो, पता नहीं क्या क्या किया हो या छोड़ दिया हो, वट एवर जो भी है, मैंने आपको तरीका बता दिया, जरा दोबारा से सुनो। सबसे पहले मैंने ये देखा कि इसके थ्रू हीट पता चलाई जो कि जाउल में आई, फिर मैंने किलो जाउल में कन्वर्ट किया, फिर रेशो लगाकर ये पता चलाया कि ये इतने मोल्स के लिए थी, तो 1 मोल के लिए कितनी होगी, ये कैलकुलेशन आपके सामने। आप कहेंगे सर 5 मिनट तो लगा ही देंगे हम। नहीं, प्रैक्टिस करना, आपका 5 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट ही लगेगा। इस लेवल का अगर क्वेश्चन आ जाए शायद, तो भी मुश्किल है।
विच वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल। मैंने लेक्चर के दौरान बताया था लीस्ट स्टेबल का मतलब होना चाहिए मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आप लोगों ने देखना है प्लस साइन के साथ मैक्सिमम हीट सिलेक्ट करना है, -94, -231, ये आप कहेंगे सर डेल्टा आंसर बन रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी बन रही है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी और ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगी, तो उसने लीस्ट स्टेबल या अनस्टेबल ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एक्सेप्ट। अब देखो एंडोथर्मिक ढूंढना है जो एक्सो ना हो। क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कोर्स आपको पता है ये एक्सो है, और फ्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना ये भी एक्सो है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना ये भी ऑफ कोर्स एक्सो होगा, लेकिन आयोडीन सॉलिड का गैसियस स्टेट में जाना यानी कि सब्लिमेशन की बात हो रही है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव यानी कि एंडोथर्मिक के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। आंसर बनेगा डेल्टा। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। अब देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड की बात हो रही है, हीट ऑफ रिएक्शन कहें, हीट ऑफ कंबस्शन कहें, हीट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इट्स एलिमेंट्स कहें, या हीट ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन कहें। अगेन सिंपल बट ट्रिकी क्वेश्चन। आपके जहन में आना चाहिए कि यार हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होती है जब एक मोल कंपाउंड बने और अपने एलिमेंट से बने अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर। इसका मतलब है कंबस्शन तो नहीं होनी चाहिए। हीट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इट्स एलिमेंट्स के बारे में अगर आप सोचो कि कंपाउंड ब्रेक होके स्प्लिट होके अपने एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हो सकता है वो रिवर्स करने पर उस एनर्जी के अंदर जा सके। जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूँ यार, अगर आप लोग कार्बन सॉलिड को ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, तो इसको दोबारा इसकी -393 अगर है तो इसको आप थ्योरेटिकली वापस कन्वर्ट कर दें तो ये +393 हो जाएगी कि कंपाउंड टूटे और अपने एलिमेंट्स दोबारा से बना दे। तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो ऑफ कोर्स आपकी सोच बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में गई। कंपाउंड को अपने एलिमेंट से बनाते हुए वो रिलीज होती है, लेकिन कंपाउंड को वापस एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हुए ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। हीट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं कह सकते बेटा? देखिए हीट ऑफ रिएक्शन में कोई भी हीट इंक्लूड हो सकती है, एक जनरल टर्म है। आपके पास एक स्पेसिफिक टर्म मौजूद है कि कंपाउंड को डीकंपोज करवा के एलिमेंट्स बनाओ या एलिमेंट्स से मिला करके कंपाउंड बनाओ, दोनों केसेस में और उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये इक्वल होगी मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपको पता है सेम रहेगी, जस्ट साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। कौन सा लॉ है? लेवॉइजर-लैप्लेस लॉ, जो कि मैंने बताया वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री भी कहलाता है। Standard enthalpies of combustion of graphite at 25 degrees Celsius and that of diamond -395. What is the enthalpy change for the process? graphite को diamond में कन्वर्ट करना है। शॉर्टकट बताऊं, मैंने क्लास में लेक्चर के दौरान ये क्वेश्चन बताया हुआ है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूं जिसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली करना क्या था। आइए जरा देखते हैं। आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट देख ली। आपने कहा कि सर मुझे फट से पता चल गया कि कार्बन ग्रेफाइट की जो एंथैल्पी है कंबस्शन की वो मैंने अपने माइंड में रख ली, वो है सर -393.51। ओके सर, मैंने दूसरी तरफ देखा डायमंड का भी मैंने फट से जो है वो जेन में रख लिया कि अगर इसकी भी इक्वेशन बने, इक्वेशन ना भी बनाओ तब भी चल जाएगा काम। इसकी -395.42 है। आप कहेंगे सर उसने ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना था तो डायमंड वाली इक्वेशन सर इन्वर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि डायमंड प्रोडक्ट वाली साइड पे रिक्वायर्ड है, तो मैं सर इस वाले का साइन पॉजिटिव कर देता हूँ। बस यहीं पे मसला हल हो गया। इसका अब जो डिफरेंस निकलेगा पॉजिटिव साइन के साथ वाली वैल्यू मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस साइन आएगा और दोनों का अगर आप लोग डिफरेंस देखते हो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप लोग ये डिफरेंस फाइंड आउट कर लें तो बेटे देखिए 11 में से 2 अगर आप डिडक्ट करते हो तो ये हमारे पास ऑफ कोर्स 9 बन जाता है और ये 4 में से 4 देन 0 बन जाता है, पॉइंट लगा दिया। उसके बाद ये आप लोगों के पास 95 और 93 के अंदर ये जो डिफरेंस है इससे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप लोगों के अपना अपना मैथमेटिक्स वे होगा जिसके थ्रू आप जो है उसको लगा सकते हो। तो इसका जो डिफरेंस आप निकालोगे वो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा और 1.91 के करीब जो है वो ये डिफरेंस बन जाएगा। आप लोग इसको चेकआउट करके देख लें। बट मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई इतनी मैग्नीट्यूड बनती है या नहीं बनती है। तो ये 0.09 का डिफरेंस है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ
तो 13 ऑफ कोर्स बिल्कुल ये 1.91 का डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि ये 0.9 का डिफरेंस 2 में से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है 2 और ये 0.09 का डिफरेंस है, उसको 2 में से डिडक्ट करके 0.91 के करीब बना देगा। क्योंकि देखो ये वैल्यू 51 और ये 2, इसके अंदर डिफरेंस आपको 0.09 का दिख रहा है और ये डिफरेंस 2 का है। तो बगैर कैलकुलेटर के देखें 2 में से आप जब माइनस करेंगे 0.09 तो ये बनेगा 1.91 ऑफ कोर्स, क्लियर कट आंसर डेल्टा। नेक्स्ट, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। आयोनिक कंपाउंड माइंड में लाओ, बॉर्न हैबर साइकिल। आप कहेंगे ओके 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 ओके। बॉर्न हैबर साइकिल में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन इज इक्वल टू होती है डेल्टा एच एक्स माइनस लेटेस्ट एनर्जी। आप कहेंगे सर मैंने ये इक्वेशन पढ़ी, मैं कहूँगा क्या, सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स माइनस या प्लस लेटेस्ट एनर्जी। उसमें से सर हम डेल्टा एक्स में सारी एनर्जीज को समअप कर देते तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी आती है। तो इससे मिलती जुलती कोई ऑप्शन पड़ी है तो उसको सेलेक्ट कर लो। तो अगर आप लोग देखो तो ये बिल्कुल वही नहीं बन रही कि ये डेल्टा एच एक्स अगर इधर प्लस है तो इधर फॉर्मेशन वाली साइड पे आएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इस बिहाफ पर आपके पास आंसर जो है वो डेल्टा बन रहा है। समझ आइए बात की, ये था बॉर्न हैबर साइकिल और उसके अंदर डेल्टा एच एक्स अगर इधर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। मैनिपुलेशंस, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जेन में भी गलत स्टेटमेंट ढूंढने की तरफ निकला। सिस्टम एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, कोई गलती नहीं है। बीकर सिस्टम नहीं है, सराउंडिंग है, यही गलती लग रही है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम बिल्कुल ठीक है। बाउंड्री रियल और इमेजिनरी, इसका मतलब है ऑफ कोर्स बीकर सिस्टम नहीं है बल्कि सराउंडिंग है। वॉल्स और द बीकर इज द बाउंड्री, बाउंड्री इज पार्ट ऑफ सराउंडिंग, मैंने बताया होगा। Hess's law may be represented mathematically. सिग्मा डेल्टा एच साइक्लिक 0 है। ऑफ कोर्स यही अल्फा ऑप्शन ही बन रही है जो सामने आ गई है, जो कि इसकी सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द Hess's law की बेस पर थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। आप कहेंगे सर ये नहीं गलत होती, हमने फट से ढूंढा जाके प्रोडक्ट में सिंगल गैसियस एटम नजर आना चाहिए। वेयर इज द प्रोडक्ट, सिंगल गैसियस एटम। यस सर ये पढ़ा हुआ था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलती देखो यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया। एटमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होती है, तो डेफिनेटली आंसर यहाँ पे चार्ली बनेगा। अल्फा और बीटा में मिस्टेक देके यहाँ पे वाटर और हाइड्रोजन को घुसेड़ दिया, ऐसा हरगिज नहीं है। एक एलिमेंट जब टूटता है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से और 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनाता है तो वो कहलाती है एटमाइजेशन एनर्जी। लो जी 15 क्वेश्चंस में यहां तक स्टॉप कर रहा हूं इस वीडियो के पार्ट के अंदर, एंड रिमेनिंग 15 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जा रहा हूं। तो वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर द रेस्ट ऑफ द 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 फॉर डिस्कशन। बाय।